हेलो प्यारे बच्चों, तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी के जो जनरल क्वेश्चंस थे उन्हें सोल्व करने के बाद अब हम कर रहे हैं इसकी एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम इसकी एडिशनल एक्सरसाइज कर रहे हैं और एडिशनल एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लास्ट टाइम ट्राई कर चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन आज हम ट्राई करेंगे। और आज के हमारे क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये डायग्राम वगैरह से ना आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं, इसलिए इस तरह के डायग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कहता है अ होलो चार्ज कंडक्टर हैज ए टीनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। ठीक है जी, एक होलो चार्ज कंडक्टर है, ये देखिए ये हमने माना, और इसने शेप नहीं दी हुई कि जो कंडक्टर वो किस शेप का, इस बारे में इसने कोई आइडिया नहीं दिया, तो हमने मान लिया कि वो जो कंडक्टर है वो कैसी शेप का है, स्पेरिकल शेप का है। ठीक है जी, तो मेंशन नहीं है ना, तो हम जैसी भी शेप चाहे वो मान सकते हैं, बस होलो होना चाहिए और कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब कंडक्टर है तो इसका मतलब इसका जो भी चार्ज होगा वो सबका सब कहां होगा, इसके सरफेस पे होगा जी। चार्ज कहां होगा, इसके सरफेस पे होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया इसके पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देन शो दैट द टिनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। अब देखिए यहां देखें, ये देखिए ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इसके सरफेस में हमने क्या कट कर दिया, एक छोटा सा होल कट कर दिया जी। क्या कट कर दिया, एक छोटा सा होल कट कर दिया ये। ठीक है, और ये जो होल वाला पोर्शन है इसे मैंने नाम दे दिया S1। ठीक है, इस पोर्शन को हमने क्या नाम दे दिया, S1 नाम दे दिया। अब इस होल को छोड़ के बाकी ये जो जितना भी पोर्शन बचा है ना, उसको हमने क्या नाम दे दिया, SA2 नाम दे दिया। ठीक, फिर कहता है शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल, यानी होल वाले रीजन में, यानी इस रीजन में। ठीक है, कहता है या इस पोर्शन में, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। ठीक है, बाद में बनाएंगे। एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा हमारी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। देखिए सुनिए जी, सबसे पहले हमने ये जो रीजन कट किया है इसे मैंने माना S1 और बाकी जो रीजन बच गया जी वो हो गया S2। ठीक है, अब हम 2 पॉइंट्स यूज करेंगे यहां पे। क्या, एक बार मैंने एक पॉइंट लिया A, और जो A पॉइंट है ना, सबसे पहले हमने लिया अ पॉइंट A फॉर अ पॉइंट A। ठीक है, और ये A पॉइंट कहां है, आउटसाइड है, यानी बाहर है, नियर द सरफेस। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो कहां है, बाहर है, लेकिन सरफेस के काफी नजदीक है। सरफेस के काफी नजदीक कहने का मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वही होगी जो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे होती है। ठीक है, अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सिग्मा मींस प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस सिग्मा। इसका मतलब ए पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन के कारण। ठीक है, अभी हमने ये नहीं माना कि यहां पे होल है, हम ये मान रहे हैं कि यहां भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहां भी हमारे पास क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अभी हमने होल नहीं माना, हमने सिर्फ एक सरफेस माना। ये सरफेस क्या है, S1 है, और बाकी सारे का सारा सरफेस क्या है, S2 है। अभी होल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस S1 सरफेस के कारण, अब यहां पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, तो इस S1 सरफेस के कारण मैंने माना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1। ठीक है जी, इस S1 सरफेस के कारण मैंने माना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E1। ठीक है, अब जो बाकी सारा सरफेस बच गया उसके कारण मैंने माना इसी पॉइंट पे, अब ये भी पॉजिटिव है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने मान लीजिए E2। ठीक है, इसका मतलब ये जो A पॉइंट है ना, बाहर आउटसाइड है और सरफेस के काफी नजदीक है, इस पॉइंट के ऊपर इस S1 रीजन के कारण और S2 रीजन के कारण, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, बाहर की तरफ आएगी जी। किस डायरेक्शन में आएगी, बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, नाउ अब देखिएगा, अब देखें, अब ये जो पॉइंट A है इसके ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि पूरे के पूरे कंडक्टर की। ठीक है, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A, एट पॉइंट A। अब ये याद रखिएगा, ये पॉइंट सरफेस के काफी नजदीक है, और किसी भी कंडक्टर के केस में
सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन है नॉट, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन है नॉट। अब देखें ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन दोनों के कारण है, यानी S1 रीजन के कारण भी और S2 के कारण भी। दिस मींस, इसका मतलब है कि E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई जी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो पहले वाला पॉइंट है ना, ए पॉइंट, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं एक पॉइंट बी, और ये जो बी पॉइंट है ना, ये कहां लिया गया है, ये S1 सरफेस से थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। कहां लिया गया है, S1 सरफेस से थोड़ा सा नीचे लिया गया है जी, ठीक है। अब देखें तो इस बी पॉइंट के ऊपर इस सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जी वो कहां होगी, अंदर, यानी कि मैंने माना अगेन E1, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, E1 अंदर की तरफ। अब इस सरफेस को छोड़ के जो बाकी सारे का सारा रीजन बच गया, यानी वो इस पॉइंट के लिए कहां है, नीचे है, तो उसके कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी कि वो होगी जी कुछ ऐसे E2। इसका मतलब बी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, दोनों रीजन्स की वो क्या आ गई, एक दूसरे के अपोजिट आ गई जी। इसका मतलब है 4 पॉइंट बी वो कहां पर है, बिलो द रीजन S1, ठीक है। ये पॉइंट कहां, S1 रीजन के नीचे है। तो इस पॉइंट में क्या है जी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो बी पॉइंट है ना, ये कहां है, कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर के 0 होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, ठीक है ना। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखें, सोल्व करते हैं इसको। दिस मीन्स E1 इज इक्वल टू E2। इसका मतलब E1 और E2 की वैल्यू क्या आ गई जी, सेम आ गई, ठीक है। अब E1 E2 दोनों सेम है, इस वैल्यू को उठा के हम काम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। देन E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं E1, ठीक है, प्लस E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया जी 2E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। E1 क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से E2 भी क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये E1 E2 है क्या, ठीक है। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सरफेस के आसपास या सरफेस पे ही, किसके कारण, इस छोटे से रीजन के कारण, ठीक है। और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सरफेस के आसपास या सरफेस के ऊपर ही, बाकी सारे रीजन के कारण। अब कहता है S1 रीजन में क्या है, होल है, S1 रीजन में क्या है, होल। अब जब यहां होल है तो इसका मतलब इस रीजन के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ही नहीं। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ही नहीं, इसका मतलब E1 तो क्या हो जाएगा, 0, और होल वाले रीजन के आसपास जो भी फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बाकी सारे रीजन के कारण होगी, और वो किसके इक्वल होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है जी। इसका मतलब एज देयर विल बी अ होल, क्योंकि वहां पर एक होल है इसलिए E1 तो क्या हो जाएगा, 0। इसके कारण तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ही नहीं, तो सारी भी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण बचेगी, इस रीजन के कारण, E2 के कारण। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द होल, ठीक है, क्योंकि इसने यही तो पूछा ना। और नियर द होल का मतलब बात तो वो भी कंडक्टर के सरफेस पे ही है ना, होल, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी जो कंडक्टर के सरफेस पे है, यानी सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ये देखें डायरेक्शन कहां है इसकी, बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, दिया हुआ है ना, एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, तो वही तो बात है ये, ठीक है।
इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो क्या आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट Na कैप। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। देखें इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखिएगा, कहता है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, यानी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, विदाउट यूजिंग गोज लॉ, गोज लॉ का यूज किए बिना। ठीक है, हिंट क्या दिया है, यूज कूलम्स लॉ डायरेक्टली एंड इवेल्युएट द नेसेसरी इंटीग्रल। ठीक है, इवेल्युएट द नेसेसरी इंटीग्रल। ठीक, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा बस। अगर हम इसको गोज लॉ से सोल्व करें ना तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, वो आपको छोटी के लेक्चर में मिल भी जाएगा, चैनल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसने पहले ही कहा है कि आपको गोज लॉ का यूज नहीं करना, बल्कि किसका यूज करना है, कूलम्स लॉ का। उससे ये जो प्रॉब्लम है ना काफी टिपिकल हो जाएगी, काफी लेंथी होगी। तो अब देखिएगा कैसे। मैंने माना ये हमारे पास एक सरफेस और सॉरी एक लीनियर वायर है जिसके सरफेस पे चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है ये। ठीक है, ये हमारी इनफाइनाइट वायर हमने मान लिया। ठीक है, कुछ ऐसे। ओके, अब मैंने माना जी ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया r और ये पॉइंट मान लिया जी O। ठीक है, ये जो हमारा कंडक्टर है इससे हमने पॉइंट माना P और डिस्टेंस मान लिया कितना, r। ठीक, अब ये जो हमारा पॉइंट है इसे हमने ज्वाइन कर दिया। एक बार हमने इसका फाइनाइट लेंथ मान ली, उसके बाद इनफाइनाइट करके सोल्व कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको यहां से ज्वाइन किया, उसी तरह से हम इसको अपर एंड से भी ज्वाइन कर देंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, अपर एंड से भी हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद अब ये जो एंगल बना जी, ये वाला जो एंगल है ये हमने मान लिया अल्फा, और नीचे वाला जो एंगल है वो हमने मान लिया बीटा। ठीक है, ऊपर वाला एंगल हमने माना अल्फा और नीचे वाला एंगल क्या मान लिया, बीटा। अब इस पूरे के पूरे कंडक्टर के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना डायरेक्ट कूलम्स लॉ से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, और उसके बाद कुछ नेसेसरी इंटीग्रेशंस करते हैं, और क्या आ जाती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। तो वही पॉइंट यहां पर होगा। देखिए, हमने यहां एक छोटा सा एलिमेंट लिया, कुछ ऐसे, ये है वो छोटा सा एक एलिमेंट। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी लेंथ हमने मान ली कितनी, dl, जिसकी लेंथ हमने कितनी मान ली, dl मान ली, और ये पॉइंट हमने माना c। ठीक है, ये पॉइंट क्या मान लिया, c, यानी c पॉइंट में हमने एक एलिमेंट माना जिसकी लेंथ क्या है, dl है, और जिसका चार्ज हमने मान लिया dq। ठीक है, अब तो ये इस एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट से जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमने मान लिया जी x, उसका डिस्टेंस क्या मान लिया, x। ठीक है, और ये जो एंगल बना ये वाला, ठीक है, ये एंगल ये हमने मान लिया जी फाई। ठीक है, ये एंगल हमने क्या मान लिया, फाई। बस अब हमने क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंट के कारण जिसका चार्ज क्या है, dq है, हमें p पॉइंट पे क्या निकालनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिएगा, dq एक पॉजिटिव चार्ज का पोर्शन है, तो इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, डी। आप देखिए, तो ये अगर हम आगे बढ़ाएं इस लाइन को कुछ ऐसे, तो ये एंगल भी क्या हो गया, फाई हो गया। अब डी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक होगा कोस की फॉर्म में और एक होगा साइन की फॉर्म में। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा जी, ये वाला दिस। ठीक है, तो दिस इज डी ई साइन फाई। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस इज डी ई कोस फाई। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिएगा। ठीक, सबसे पहले इसने हमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा, तो लैम्डा हमने माना जी चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब डी क्यू इज लैम्डा इंटू डीएल। ठीक है, इसका मतलब जो डी क्यू चार्ज है वो क्या हो गया, लैम्डा इंटू डीएल हो गया। लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी और डीएल क्या हमारी लेंथ है। ठीक है, अब देखें, अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू एलिमेंट C, जो हमारा C पे एलिमेंट है उसके कारण, यानी कि DE K DQ, R की बजाय डिस्टेंस कितना x स्क्वायर, ठीक है, K DQ बाय x स्क्वायर, DQ की बजाय हम वैल्यू रख देंगे लैम्डा इंटू DL, सो DE कैन बी रिटन एज K लैम्डा DL बाय में x स्क्वायर, ठीक है, K लैम्डा DL बाय में x स्क्वायर। इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखिएगा, अब हमने इस x को रिप्लेस करना है जी इस फाई की फॉर्म में, ताकि इंटीग्रेशन करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, कहता है ट्रायंगल देखें आप OCP, दिखाई दे रही है ना, OCP, यानी इन ट्रायंगल OCP, यानी ये जो हमारी ट्रायंगल है। तो कहते हैं इस ट्रायंगल में कोस फाई निकालें हम, ठीक है, कोस फाई निकालें। कोस फाई क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है R, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है x, यानी R बाय x, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं ताकि इस रिलेशन में पुट कर सके, देन x इज इक्वल टू R बाय में कोस फाई, ठीक है, R बाय में कोस फाई। तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए जी, सो दिस इज K लैम्डा DL डिवाइड में x स्क्वायर है, तो दिस इज R स्क्वायर, दिस इज R स्क्वायर, और ये बाय कोस के कोस फाई, यानी कोस बाय में कोस स्क्वायर फाई, और 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंड, तो ये बन गया जी सीकेंड स्क्वायर फाई, सीकेंड स्क्वायर फाई। अब हमें रिप्लेस करना है DL को, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए जी, ये जो O से C का डिस्टेंस है ये हमने मान लिया L है, क्या है L। तो अब देखिएगा अगेन इन ट्रायंगल OCP, इस ट्रायंगल में टेंजेंट फाई यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर L है और बेस क्या है R है, देख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर कितना है L और बेस क्या है R, तो L बाय R, ये हम DL निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा L क्या आ गया, L इज इक्वल टू R इंटू टेंजेंट फाई, L क्या आ गया, R इंटू टेंजेंट फाई। हमें तो DL चाहिए ना, और L का DL का मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे जी दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, L का डिफरेंशिएशन जी DL, R इज ए कांस्टेंट, टेंजेंट फाई सीकेंड स्क्वायर फाई, और फाई का डिफरेंशिएशन डी फाई, ठीक है। तो DL की वैल्यू आ गई R सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा DE इज इक्वल टू K लैम्डा DL, ठीक है, K, दिस इज K लैम्डा एंड DL इज R सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई डिवाइड में, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई डिवाइड में क्या था, R स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई, ठीक है, R स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई। अब सीकेंड स्क्वायर फाई से सीकेंड स्क्वायर फाई हो गया जी कैंसिल, और R से भी R हो गया कैंसिल, तो DE हमारे पास बचा K लैम्डा बाय में R इंटू डी फाई, ठीक है। तो DE आ गया K लैम्डा बाय में K लैम्डा बाय में R इंटू डी फाई। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट तो है ये वाला जी DE कोस फाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो हमारे कंडक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक है जी ये वाला, ठीक है, जो क्या है अलोंग है हमारे कंडक्टर के, जो क्या है अलोंग है या पैरेलल डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका मतलब हम दोनों को अलग करके सोल्व करते हैं। पहला कंपोनेंट DE परपेंडिकुलर, ये कौन सा है, DE कोस फाई, DE कोस फाई, ठीक है। सो टोटल हमारा हो जाएगा, ये हमने माना E परपेंडिकुलर एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE कोस फाई, ठीक है। अब बात आती है जी लिमिट्स की। हमारा जो इंटीग्रेशन है वो फाई के फॉर्म में होगा, फाई की रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, फाई के रिस्पेक्ट में, फाई के, सो दिस इज डी फाई, ठीक है। अब लिमिट्स देखिएगा, लिमिट हमारी क्या होंगी जी, ये हमारा जो डिस्टेंस था, ठीक है, ये एंगल था अल्फा और ये एंगल बीटा, ये जो हमारा एंगल है कहां है, ऊपर, ठीक है, ऊपर बना हुआ है इस एक्सिस से, ठीक है, ये प्लस, और ये जो एंगल है वो कहां बना हुआ है, नीचे, तो ये एंगल किसमें होगा, माइनस में। सो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर माइनस बीटा टू अल्फा, माइनस बीटा टू अल्फा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है
तो बीच में गड़बड़ मत कीजिएगा, ध्यान से देखते रहें, ठीक है। तो माइनस बीटा से अल्फा। अब जो हमारा कांस्टेंट है पहले हम वैल्यू पुट करते हैं डी ई की, ठीक है। तो दिस इज इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा, ठीक है। डी ई क्या है जी, के लैम्डा बाय में आर, ठीक है, इंटू कोस फाई इंटू डी फाई, ठीक है। के लैम्डा बाय में आर इंटू कोस फाई इंटू डी फाई, ठीक है जी। अब हमारा काम है क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करने का, ठीक है। तो देखें, तो के लैम्डा बाय आर आ गया बाहर, कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई विद लिमिट माइनस बीटा से लेकर अल्फा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं जी, ठीक है। तो देखें, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो आ गई के लैम्डा बाय में आर, के लैम्डा बाय में आर और दिस, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, अल्फा और बीटा, इसका मतलब है साइन अपर लिमिट यानी अल्फा माइनस, और माइनस अंदर है जी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया जी हमारा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, यानी जो पैरेलल वाला है, ठीक है ना, ये वाला, यानी दिस इज, ठीक है, डी इज साइन फाई। अब इसको निकालते हैं, देखिएगा। तो बी केस में क्या होगा, जब हम बात करेंगे कौन से कंपोनेंट की, पैरेलल वाले की, तो इसकी वैल्यू आएगी डी ई इंटू साइन फाई इंटू डी फाई, ठीक है। डी ई इंटू साइन फाई इंटू डी फाई, अगेन द सेम लिमिट माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, ठीक है। तो यहां पर अगर हम डी ई की वैल्यू पुट करें, अगेन सेम वैल्यू होगी जी, क्या है, के लैम्डा बाय आर इंटू डी फाई, ठीक है। के लैम्डा बाय आर इंटू साइन फाई इंटू डी फाई, ठीक है। के लैम्डा बाय आर इंटू साइन फाई इंटू डी फाई, एंड द लिमिट्स आर माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। सो इसे हम लिख सकते हैं के लैम्डा बाय में आर, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका, साइन फाई का विद रिस्पेक्ट टू फाई, एंड द लिमिट्स आर माइनस बीटा टू अल्फा, माइनस बीटा टू अल्फा। अब बात आती है जी साइन फाई का इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको हम सोल्व करेंगे, के लैम्डा बाय में आर, द इंटीग्रेशन इज माइनस कोस फाई विद लिमिट माइनस बीटा से अल्फा, विद लिमिट माइनस बीटा से अल्फा। आप सोल्व करें तो के लैम्डा बाय में आर, ठीक है जी, के लैम्डा बाय में आर, और ये माइनस है बाहर, इसको मान लो बाहर है ये, ठीक है। तो माइनस अगर बाहर आ गया तो कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, और माइनस है तो यानी कि कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो यह आएगा के लैम्डा बाय आर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास ई परपेंडिकुलर का कंपोनेंट भी आ चुका है, पैरेलल का भी आ चुका है, तो अब हमें क्या निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है जी। देखिए ये हमारा है ना रिजल्टेंट, ये इसका टोटल कंपोनेंट आ गया, इसका टोटल कंपोनेंट आ गया, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखें, यानी हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, दिस इज ई परपेंडिकुलर एंड दिस इज ई पैरेलल, देन द रिजल्टेंट आर दिस ई। सो ई हमारा आ गया जी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या होगा, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है ना, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, तो वो जो कोस वाली टर्म होती है रिजल्टेंट में वो कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए आगे सुनिए। अब कहते हैं ये जो वायर है ना, लॉन्ग थिन वायर है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट लेंथ, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट लेंथ। अब यहां लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आप इन्फिनिटी तक वायर को ले जाओगे, नहीं, लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट लेंथ, यानी काफी ज्यादा लेंथ है उसकी, ठीक है। सो फॉर लॉन्ग दैट इज इनफाइनाइट लेंथ, फॉर लॉन्ग दैट इज इनफाइनाइट लेंथ, तो इसमें क्या होगा वो देखिएगा जी, ठीक है। सबसे पहले ई परपेंडिकुलर निकालते हैं इनफाइनाइट लेंथ के लिए। देखिए ये हमारा डायग्राम है, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये जो वायर है ये ऐसे स्ट्रेट होती जाएगी, ठीक है, यानी काफी दूर तक है। तो ये जो पॉइंट हमारा पी है
अब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी पी पॉइंट हमें इसके काफी नजदीक नजर आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप यही दूसरी भाषा में कहें, जैसे कहते हैं इनफाइनेट लेंथ है जी, तो इनफाइनेट लेंथ का हमारे एंगल्स में क्या फर्क पड़ेगा वो समझिएगा एक बार। ये है एक कंडक्टर जो हमने बात की, ठीक है। ये कुछ एंगल है ऐसे, मैं सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ले रहा हूं इसका, ये एंगल कितना है अल्फा, ठीक है। अब कहते हैं ये लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है, इस लेंथ के ज्यादा होने से ये एंड ऊपर जाता रहेगा और इससे क्या होगा, ये जो एंगल है ना ये अब ऐसे बनता रहेगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये और ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और करीब करीब ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और अब इस एंगल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी जी। क्या हो जाएगी, 90। इसका मतलब इनफाइनेट के केस में जो हमारा अल्फा और बीटाज की वैल्यू है, जो हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू है, वो दोनों की दोनों क्या बन जाएगी, 90 बन जाएगी जी। दोनों की दोनों क्या बन जाएगी, 90 बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इनफाइनेट केस में अल्फा एंड बीटा बोथ इक्वल टू 90, ठीक है। सो अल्फा इक्वल बीटा बोथ आर 90। तो अभी परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। ये परपेंडिकुलर कहां गया जी, ये रहा, ठीक है। यानी के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। यानी कि के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो दिस इज के लैम्डा बाय आर, साइन 90 प्लस साइन 90 यानी 2, तो 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पैरेलल वाले कंपोनेंट की। पैरेलल वाले में क्या था, के लैम्डा बाय में आर, यहां था हमारा कोस, ठीक है। यहां पे क्या था, कोस बीटा, ये देखिए ये रहा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, ठीक है। कोस बीटा यानी कोस 90 माइनस कोस 90, ठीक है। बोथ आर 0, कोस 90 इज 0, ये भी 0, तो 0 माइनस 0 भी 0, सो ई पैरेलल इज 0। इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो सिर्फ किसके कारण होगी, परपेंडिकुलर के कारण, 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो यहां पे k क्या होगा, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे 2 लैम्डा बाय में आर इंटू 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और वही रिजल्टेंट है जो गोज लॉ में बहुत ही 5 से 7 लाइनों में आ जाता था, यहां काफी लेंथी बन गया जी, ठीक है। यहां काफी लेंथी बन चुका है। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ कौन से कंपोनेंट के कारण आई है, परपेंडिकुलर के कारण। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर था और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया, यानी किसमें, एक्स एक्सिस में। किसमें आया जी, एक्स एक्सिस में। सो लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा आप, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। सुनिएगा, कहता है इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है विच कंसिस्ट न्यूक्लाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। हम जानते हैं कि हर एक जो न्यूक्लाई है वो किससे मिलकर बनती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये कहता है अब ये भी माना जा चुका है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन खुद बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स, और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिनको हम क्या नाम देते हैं, क्वार्क्स नाम देते हैं जी, ठीक है। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में ही, यानी कि जो प्रोटॉन है वो भी 3 क्वार्क्स से मिलकर बना है, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है वो भी 3 क्वार्क्स से मिलकर बना है, ठीक है। और वो जो क्वार्क्स हैं उन्हें नाम दिया जाता है अप क्वार्क, डिनोटेड बाय यू ऑफ चार्ज दिस, ठीक है। यानी 2 क्वार्क हैं, एक है अप क्वार्क जिसका चार्ज होता है 2/3e, ठीक है, एंड द डाउन क्वार्क डिनोटेड बाय डी, और दूसरा है डी जिसका चार्ज है -1/3e, ठीक है। ऐसे टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर, ठीक है, यानी मैटर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो क्वार्क्स ऑफ अदर टाइप हैव आल्सो बीन फाउंड which give rise to different unusual variety of matter, ठीक है, वही पॉइंट है।
सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन फॉर ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये है जी मेन मुद्दा, ठीक है, मेन जो हमारी कहानी है क्वेश्चन की वो ये है। कहते हैं जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो बताइए उनके लिए कौन सा पॉसिबल क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होगा, यानी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना वो कौन कौन से क्वार्क से मिलके बनेंगे, अप वालों से या डाउन वालों से या दोनों से मिलके। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क्स हैं और न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क्स हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, ठीक है। सबसे पहले किसका बात करते हैं, प्रोटॉन की, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, ई होता है जी, ठीक है। अब तो प्रोटॉन के लिए 3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, किस किस का यूज करके, अप और डाउन का यूज करके, ताकि टोटल चार्ज कितना आए, ई आए। तो साफ साफ नजर आ रहा है प्रोटॉन का टोटल चार्ज क्या होगा जी, ई, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि जो प्रोटॉन है यानी ई है वो किस किस क्वार्क से मिलके बनेगा, या तो अप या डाउन, होने चाहिए कितने, 3। तो देखिए इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3e, ठीक है। सोल्व करके देख लीजिए चाहे आप इसको, ठीक। 3 हमारा एलसीएम आ गया जी, ठीक है। 2 + 2 - 1e, ठीक है ना। 2 + 2 4 - 1 3, यानी कि 3/3e। तो ये कैंसिल हो गया, यानी दिस इज E, और E क्या हमारे प्रोटॉन का चार्ज है। इसका मतलब जो एक प्रोटॉन है ना उसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, 2/3e मतलब अप, 2/3e मतलब अप, एंड -1/3 यानी डाउन। तो UUD, ठीक है ना, UUD प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा जी, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, ठीक। न्यूट्रॉन के लिए देखें, जो हमारा बी पार्ट है 4 है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जी टोटल चार्ज क्या होता है, 0। तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटी बनेगी 0 = 2/3e, यानी कि अप। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और 3 कनेक्ट करने हैं, ऑब्वियस सी बात है, -1/3e और -1/3e, ठीक है। तो इसको सोल्व करें अगर, तो दिस इज 3, 2 - 1 - 1e, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया जी, ठीक। इसका मतलब न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन क्या बना, 2/3 यानी अप, -1/3 यानी डाउन, एंड दिस यानी डाउन, ठीक है जी। तो ये हमारा थे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन्हें देखिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जी, ठीक है। एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, तो आप इन्हें देखें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंप्लीट करेंगे जी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।